किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाग 6 पर आती हूँ। Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दुनिया महामारी के चलते एक बहुत ही गंभीर चुनौती और परिणामी आघात से जूझ रही है। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे लोगों और उद्योगों ने असाधारण समुत्थान शक्ति का प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उभरती प्रतीत होती है, जिसमें एशिया प्रमुख हैसियत से काबिज होने वाला है और इसमें भारत की अग्रणी भूमिका रहेगी। इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना है और उसे देश में निवेश और रोजगार बढ़ावा देना है। साथ ही हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालना हो वो चाहिए। तिरुवल्लुवर के காத்த வகுத்தலும் நல்ல வல்லது அரசு. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes है, उसका सृजन करता है और आम आदमी की भलाई के लिए उनके बीच में वितरित करता हो। ये तिरुकुरुल की शब्द हैं। हम आते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधार लेकर आई है। महामारी से पहले इसके साथ बिना किसी जुड़ाव के हमने अपने निगम कर की दर काफी कम कर दी थी, जिससे ये दुनिया में निगम की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया। लाभांश वितरण पर भी समाप्त कर दिया गया था। छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढ़ती छूटों के चलते कम हुआ और वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। प्रत्यक्ष कर प्रशासन में हमने पहले से फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की। मेरा प्रयास है कि प्रशासन अब वाद विवाद और सरल संरचना बनाने और कर अनुपालन को सहज बनाने की ओर है। अब आते वरिष्ठ नागरिकों के राहत पर मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एक आकलन है, कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता की बीच रहना पड़ता है। इसलिए मैं कर निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी केवल जहां 1 वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक की आय को छिपाने का साक्ष्य है, कर निर्धारण को 10 वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है। इस तरह पुनः खोले जाने का कार्य भी आयकर विभाग के उच्चतम स्तर के अधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही पुनः खोला जा सकता है। विवाद समाधान समिति की स्थापना। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये इस प्रकार सरकार का संकल्प रहा है कि मुकदमेबाजी को कम किया जाए, जिसने वर्तमान कराधान प्रणाली को बिगाड़ दिया। सरकार करदाताओं को लंबे समय से लंबित पड़े उनके विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करने और समय और संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से उन्हें राहत दिलाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम को करदाताओं ने सहर्ष स्वीकारा और 30 जनवरी 2021 तक इस स्कीम के तहत 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के करदाताओं को निपटाने का विकल्प दिया। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से मैं विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ, जो दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए फेसलेस होगी। 50 लाख रुपए तक की कर देय आय और 10 लाख रुपए तक की विवाद आय वाला कोई भी व्यक्ति समिति की सहायता के लिए पात्र होगा। फेसलेस ITAT कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, विवेकाधिकार को कम करने के लिए हम कराधान प्रक्रिया को फेसलेस और क्षेत्राधिकार विहीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सरकार ने इस वर्ष पहले फेसलेस कर निर्धारण और अपील शुरू कर दिया है। आय पर अपील का अगला स्तर आयकर अपील अधिकरण होगा। अब मैं इस अधिकरण को फेसलेस